This is question number 15 in front of you. Two lamps, one rated 100 watt at 220 volt and the other 60 watt at 220 volt are connected in parallel to electric main supply. What current is drawn from the line if supply voltage is 220 volt? तो यहाँ आपको गिवन है कि दो लैंप हैं आपके पास, एक की पावर है 100 वाट एट 220 वोल्ट और दूसरे की पावर है 60 वाट एट 220 वोल्ट। ओके, तो हमने क्या किया, इन्हें पैरेलल में कनेक्ट कर लिया इस तरह से। तो एक हमारे पास है 100 वाट पावर ही कंज्यूम करेगा जब इसे आप 220 वोल्ट से कनेक्ट करोगे। ओके, और दूसरा है आपके पास 60 वाट, कब, जब इसे आप 220 वोल्ट से आप कनेक्ट करोगे। ओके, और हमने इसे कनेक्ट भी किया है पैरेलल में किसके साथ, एक 220 वोल्ट सप्लाई लाइन के साथ। ये 220 वोल्ट है। ओके, तो आपसे पूछा गया है कि कितना करंट ड्रॉ हुआ है इफ द सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट। तो इस तरह का सर्किट है आपके सामने, तो करंट ड्रॉन पूछा गया है। तो यहाँ पे देखें दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। पैरेलल में अगर कनेक्टेड है तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस इस समय कितना होगा, 220 वोल्ट होगा। ओके, तो इसका मतलब ये दोनों लैंप अभी भी कितना पावर कंज्यूम करेंगे, जितना इनकी रेटिंग है। ओके, तो अगर इसमें आपको करंट फाइंड करना हो तो मान लीजिए वो I1 है, दूसरे में करंट है मान लीजिए I2। तो फर्स्ट लैंप पे देखते हैं, इसकी पावर है 100 वाट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज 220 वोल्ट। क्योंकि पावर होता है V इंटू आई, तो P1 इक्वल टू आप लिख सकते हो V1 इंटू I1। तो यहाँ से I1 की वैल्यू आएगी पावर यानी 100 वाट अपॉन पोटेंशियल यानी 220। इसे सॉल्व करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 5/11 एम्पियर। ओके, तो इसका मतलब इस 100 वाट वाले लैंप में करंट फ्लो कर रहा है 5/11 एम्पियर। और 60 वाट को देखें तो इसके लिए आप फिर से फॉर्मूला लिख सकते हो P2 इक्वल टू V2 इंटू I2। तो यहाँ से I2 की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो P2 अपॉन V2। तो P2 यहाँ पर हमें गिवन है 60 वाट की लैंप है ये, और वोल्टेज है इसका 220 वोल्ट। तो इसे सॉल्व करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 3/11 एम्पियर। ओके, तो इस लैंप में 100 वाट वाले लैंप में करंट है 5/11 एम्पियर और इस 60 वाट वाले में करंट है 3/11 एम्पियर। लेकिन हमसे पूछा है कितना करंट हमने ड्रॉ किया है सप्लाई से। तो यहाँ से मान लीजिए I करंट जाता है, तो देखिए यहाँ से I करंट जाएगा और यहाँ तक करंट I रहेगा और यहाँ से दो पार्ट में ये डिवाइड हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि जो टोटल करंट होगा यहाँ पर I, वो I1 प्लस I2 के बराबर है। टोटल करंट होगा I1 प्लस I2, ऐड करेंगे आप इन्हें, तो I1 की वैल्यू आई थी 5/11 और I2 की वैल्यू आई थी 3/11। तो ये I आ जाएगा 8/11 एम्पियर। ओके, तो 8/11 एम्पियर करंट ड्रॉ हुआ है सप्लाई से। तो इसे आप सॉल्व करें तो इसे डिवाइड कर सकते हो, 8/11 आएगा लगभग 0.7 टाइम्स, बचेंगे 3, सो 0.28 बचेंगे, तो लगभग 0.727 एम्पियर करंट आपको मिलेगा। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, विच यूजेस मोर एनर्जी, a 250 watt TV set in 1 hour और 1200 watt toaster in 10 minutes। तो आपके पास यहाँ दो अप्लायंस हैं, दोनों की पावर रेटिंग अलग अलग है। ओके, तो आपको बताना है किस में ज़्यादा एनर्जी यूज़ होगी। तो एनर्जी निकालना है तो उसका फॉर्मूला है पावर इनटू टाइम। ओके, तो पावर होता है वर्क अपॉन टाइम या हीट अपॉन टाइम। तो यहाँ से अगर आपको एनर्जी निकालनी है तो एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो पहले देखते हैं हम 250 वाट टीवी सेट इन 1 आवर, तो इसकी एनर्जी हम E1 लिख देते हैं। तो टीवी सेट के लिए पावर हमें दे रखा है 250 वाट और टाइम है 1 आवर। 1 आवर का मतलब 3600 सेकेंड। ओके, ये जो आंसर है ये आएगा किस में, जूल्स में। ओके, या फिर आप सीधे इसे 1 आवर भी लिख सकते हो, तो आपका आंसर आ जाएगा वाट आवर में। ठीक है,
तो आपको केवल ये बताना है कि मोर एनर्जी कहाँ खर्च हुई है, तो आप केवल वाट आवर में आंसर निकाल सकते हो। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 250 इंटू 1 आवर, तो आंसर आएगा आपका 250 वाट आवर, ये एनर्जी खर्च हुई है। और दूसरे केस में 1200 वाट टोस्टर इन 10 मिनट्स, तो इसकी एनर्जी आपको निकालनी है, तो फॉर्मूला वही होगा पावर इंटू टाइम, लेकिन अभी हमारी पावर है कितनी 1200, और टाइम ये मिनट में है तो आप इसे आवर में कन्वर्ट कर सकते हो। 10 मिनट होगा 10/60 यानी 1/6 आवर। ओके, तो ये आंसर आएगा आपका 200 वाट आवर। ओके, तो अगर ये कंपेयर करना है केवल, तो आपको पता चल रहा है कि ये इवन ज़्यादा है। इवन मीन्स टीवी सेट की एनर्जी कंज्यूम्ड ज़्यादा है और टोस्टर की एनर्जी कंज्यूम्ड कम है। तो आपका आंसर होगा 250 वाट, टीवी सेट कंज्यूम्स मोर एनर्जी। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। An electric heater of resistance 8 ohm draws 15 ampere current from the service mains for 2 hours. Calculate the rate at which heat is developed in the heater. ओके, तो हीट पूछी है आपसे, हीट मीन्स हीट के प्रोडक्शन का रेट पूछा है, द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड। इसका मतलब आपसे पूछा है पावर, तो पावर होता है, यहाँ पर आपको गिवन है आई एंड आर, तो पावर होता है आई स्क्वायर आर। ओके, तो आई इज 15 एम्पियर, तो स्क्वायर करेंगे तो 15 इंटू 15, और रेजिस्टेंस आपको गिवन है 8 ओम। ओके, तो ये आंसर होगा 225, 15 का स्क्वायर होगा इंटू 8, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ये 8 इंटू 5 40, 1800। ओके, और ये आंसर होगा वाट में, तो जो पावर होगी वो होगी 1800 वाट, या ऐसे आप लिख सकते हो 18 किलो वाट। तो यहाँ पे टाइम जो आपको गिवन है इसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि आपसे रेट पूछा है, तो आपको क्या करना है टोटल हीट अपॉन टाइम, तो इसका मतलब आपको पावर ही कैलकुलेट करनी है। अगर हीट आपसे पूछी जाती तो आप यहाँ पर फिर फॉर्मूला यूज़ करते आई स्क्वायर आर टी, उस समय इस टाइम का भी यूज़ होता। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर टाइम का कोई यूज़ नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन दी फॉलोइंग। Why is tungsten used almost exclusively for filament of electric bulb, electric lamps? तो इलेक्ट्रिक लैंप्स जो होते हैं उनमें हम यूज़ करते हैं टंगस्टन। फिलामेंट वाले बल्ब जो है उनमें देखा होगा आपने स्प्रिंग जैसी कुछ इस तरह की होती है, फिलामेंट में इस तरह से कनेक्टेड होता है, और यहाँ पर एक ग्लास की केजिंग होती है। ओके, तो इसमें हमसे पूछा गया कि टंगस्टन ही क्यों यूज़ करते हैं, तो इसके लिए तो आपको इसके कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, ये किस तरह काम करता है। तो इस बल्ब में क्या होता है कि जब इसमें करंट फ्लो करता है तो हीट जनरेट होती है, और जो हीट जनरेट होगी वो कितनी होगी आई स्क्वायर आर टी। ओके, तो हम चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो, ताकि हीट जनरेट होने से क्या होगा, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये लाइट एमिट करने लगेगा। ये कंसेप्ट है इस फिलामेंट वाले बल्ब का। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हीट जनरेट हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस को बहुत ज़्यादा रखते हैं। ओके, इसके अलावा हम क्या चाहते हैं कि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ये जो वायर है जिससे फिलामेंट बना ये मेल्ट ना हो। ओके, मेल्ट अगर हो गया तो आपका बल्ब फ्यूज़ हो जाएगा। तो इसलिए टंगस्टन की प्रॉपर्टी है कि इसका एक तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है ही। ओके, ज़्यादा कैसे करते हैं, बहुत ही फाइन वायर लेते हैं और इस तरह से बहुत ही लेंथ बढ़ा देते हैं इसको स्प्रिंग जैसा बना के। ओके, और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट, इसीलिए टंगस्टन को यूज़ किया जाता है फिलामेंट बनाने के लिए। नेक्स्ट, वाई आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस सच एज ब्रेड टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स मेड ऑफ एन अलॉय रादर देन प्योर मेटल। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए। ओके, ताकि ज़्यादा हीट जनरेट हो। तो अलॉय का जो रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू मेटल्स। ओके, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि ये जो अप्लायंस है हमारे पास, ब्रेड टोस्टर्स, इलेक्ट्रिक आयरन्स, इनमें क्या करना होता है, हमें एक हीटिंग एलिमेंट रखना होता है, जो क्या करेगा, जब उसमें करंट फ्लो होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीट जनरेट होगी। तो टेम्परेचर बढ़ेगा कब, जब हीट जनरेट हो, हीट ज़्यादा जनरेट होगी जब ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। ओके, तो ज़्यादा रेजिस्टिविटी होने की वजह से, रेजिस्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से अलॉय को यूज़ किया जाता है बजाय मेटल के।
पार्ट सी देखते हैं, वाई इज सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक सर्किट्स। इम्पोर्टेंट है। तो हमारे जो घरों में जो कनेक्शंस होते हैं वो पैरेलल में होते हैं, सीरीज़ में नहीं होते हैं। ओके, इसके दो वजह हैं। पहला रीज़न क्या है, देखिए कि हमारे घर में जो मेंस होता है, जो सप्लाई आती है वो 220 वोल्ट की होती है। अगर हम सभी अप्लायंस को इस तरह से हम सीरीज़ में लगाएंगे तो क्या होगा, हर किसी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वोल्टेज सप्लाई होगी, वो अलग अलग होगी। तो सबको हम कॉमन वोल्टेज नहीं दे पाएंगे। ओके, इस वजह से हम क्या करते हैं ना, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि पैरेलल में जब कनेक्ट होंगे तो सबका वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। कितना, 220 वोल्ट। ओके, तो इस तरह पैरेलल में कनेक्ट किया हमने, तो सभी का पोटेंशियल डिफरेंस अभी 220 वोल्ट है। दूसरा, सीरीज में क्या होता है, देखिए करंट को फ्लो होने का केवल एक ही रास्ता होता है, कॉमन पाथ होता है। तो अगर एक अप्लायंस हमारा ख़राब होता है तो बाकी सभी अप्लायंसेस में भी करंट फ्लो नहीं कर पाएगा, यानी हमारे पूरे घर की सप्लाई बंद हो जाएगी। लेकिन पैरेलल के साथ ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए कोई अप्लायंस ख़राब हुआ तो क्या होगा, बाकी अप्लायंस हमारे काम करते रहेंगे। ओके, तो इन दो वजह से हम क्या करते हैं, जनरली डोमेस्टिक सर्किट्स में पैरेलल अरेंजमेंट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर वेरी विथ इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। रेजिस्टेंस होता है रो एल अपॉन ए। ओके, आर इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए। तो अगर एरिया क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, और ये अगर कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो इस तरह से हम कहेंगे कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पार्ट ई। Why are the copper and aluminum wires usually employed for electricity transmission? Okay, हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करने के लिए कॉपर या एल्यूमिनियम के वायर्स ही यूज़ करते हैं। तो उसका रीज़न क्या है, इनकी रजिस्टिविटी लो होती है। अगर रजिस्टिविटी लो होगी तो क्या होगा, जो एनर्जी का लॉस होता है, लॉस ऑफ एनर्जी होता है I²RT। ओके, तो कनेक्टिंग वायर में हमें कोई भी एनर्जी खर्च नहीं करनी है। तो हम क्या चाहते हैं कि ये रेजिस्टेंस कम से कम हो। रेजिस्टेंस कम होगा तो हीट का लॉस, हीट की फॉर्म में एनर्जी का लॉस कम होगा। तो कम रेजिस्टिविटी होने की वजह से हम कॉपर और एल्यूमिनियम को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन के लिए। सिल्वर की रेजिस्टिविटी और कम होती है, लेकिन उसे हम यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि सिल्वर बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। ओके, तो ये आपके लास्ट क्वेश्चन था आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। तो सारे क्वेश्चंस आपने कर लिए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स रहती हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर रीचिंग अस।